हेलो। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पार्ट फर्स्ट ए पढ़े थे और आज का क्लास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पार्ट सेकंड ए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पार्ट सेकंड ए में हम लोग आज पढ़ेंगे डायोड रेक्टिफिकेशन। डायोड रेक्टिफिकेशन क्या है, यह कितने तरह का होता है और इसका एसी फॉर्म क्या है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होता है और कुछ डायोड के सिंबल के बारे में भी देखेंगे। चलिए देखते हैं डायोड रेक्टिफिकेशन। डायोड रेक्टिफिकेशन क्या है? चूँकि पीएन जंक्शन डायोड सिर्फ एक ही दिशा में करंट प्रवाहित होने की इजाज़त देता है, जिसके कारण डायोड का उपयोग रेक्टिफिकेशन के रूप में होता है। चूँकि डायोड सिर्फ करंट को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है, जिसके कारण से इसका उपयोग रेक्टिफिकेशन के रूप में होता है। तो डायोड द्वारा एसी को डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही हम डायोड का रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अब यह डायोड रेक्टिफिकेशन दो तरह का होता है। पहला है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन को पढ़ने के पहले हम देखेंगे कि एसी का वेव फॉर्म कैसा होता है। एसी का वेव फॉर्म कैसा होता है? यहाँ हम लोग एसी का वेव फॉर्म का डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला है। देखिए एसी का वेव फॉर्म ये जो डायग्राम के अनुसार से ये इस तरह का है। इसमें से तीन वैल्यू है। एक वी मैक्सिमम, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, दूसरा आरएमएस वैल्यू और तीसरा एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये तीन वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू एसी का जो एम्पलीट्यूड वैल्यू है, वोल्टेज या करंट जितना मैक्सिमम बन सकता है, जितना बनता है उसको तो हम माप नहीं सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन उसकी गणना हम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जितना बन सकता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का समीकरण मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, इक्वल टू 2NBLV sin थीटा, ठीक है, जहाँ पर ये सारी टर्म्स सामान्य अवस्था में हैं। साइन थीटा अगर कंडक्टर का पोजीशन मैग्नेटिक फील्ड के सापेक्ष में 90 डिग्री हो तो उस केस में उस कंडक्टर में जो वोल्टेज बनता है वह मैक्सिमम बनता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 2πFNBA वोल्ट होता है। ये एसी का मैक्सिमम वैल्यू है। इस मैक्सिमम वैल्यू का आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है? जो वोल्टेज हम मापते हैं या करंट जो मापते हैं वो वोल्टेज और करंट का आरएमएस वैल्यू होता है। वास्तव में आरएमएस वैल्यू जो होता है मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% ही होता है। अर्थात मैक्सिमम वैल्यू में अगर √2 से हम भाग देते हैं तो हमें उस मैक्सिमम वैल्यू का आरएमएस वैल्यू प्राप्त हो जाता है, ठीक है। वास्तव में यही वैल्यू दिखाई जाती है, मापी जाती है। और उस मैक्सिमम वैल्यू का जो एवरेज वैल्यू होता है हम
टू मैक्सिमम वैल्यू बटे पाई, अर्थात मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% वैल्यू ही उसका एवरेज वैल्यू कहलाता है, जिसे डीसी वैल्यू भी कहते हैं। इस तरह से एसी का वेव फॉर्म हम देख रहे हैं कि एसी के वेव फॉर्म का जो पीक पॉइंट है, जो मैक्सिमम, ये जो मैक्सिमम है वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू आपका जो है कि 2π/F/B/N/B/A के वोल्ट के बराबर होता है। उसका 70.7% आरएमएस वैल्यू कहलाता है और उसका 63.7% वैल्यू एवरेज वैल्यू कहलाता है। ये 3 वैल्यू होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए मैंने डायग्राम यहाँ आपको दिखाए हुए हैं। ये डायग्राम इस ट्रांसफार्मर के द्वारा एसी का इनपुट दिया गया है और सेकेंडरी में हम आउटपुट एसी ही प्राप्त होता है। प्राइमरी में एसी दिए और वोल्टेज को कम करने के लिए हम सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं, इस कारण से कम वोल्टेज प्राप्त होता है। अब इस सेकेंडरी साइड में हम सिर्फ एक डायोड लगाए हुए हैं, इस तरह से सर्किट के अनुसार से आप देख रहे हैं। और इस पर आउटपुट लोड का रेजिस्टेंस RL है और इस तरह से सर्किट बनाई गई है। इस तरह से आपका एक सर्किट बनाई गई है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो डायोड है, ये डायोड का रेजिस्टेंस RAC है और मान लिया कि डायोड के इनपुट में जो वोल्टेज दी जाती है वह वोल्टेज इनपुट मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है और डायोड के आउटपुट में जो वैल्यू प्राप्त होता है वो डायोड का मैक्सिमम आउटपुट वैल्यू पर कहलाता है। तो इनपुट जो वैल्यू है वह वैल्यू आरएमएस वैल्यू का √2 टाइम्स होता है। √2 टाइम्स होता है आरएमएस वैल्यू का, ठीक है, डायोड का इनपुट वैल्यू, मैक्सिमम इनपुट वैल्यू, ठीक है। अब अगर देखिए डायोड के इनपुट में जो हम एसी देते हैं जिसका वेव फॉर्म इस तरह का होता है, ठीक है, और आउटपुट जो डीसी हाफ वेव निकलता है, इधर आपको इस ग्राफ में दिखाया गया है। अब देखिए डायोड में जो इनपुट वैल्यू हम मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू और इनपुट वोल्टेज का इनपुट मैक्सिमम वैल्यू, तो इनपुट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को तो माप नहीं सकते, परंतु आरएमएस वैल्यू को मापी जाती है। तो आरएमएस वैल्यू का √2 गुना वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब जितना मैक्सिमम वैल्यू दिया गया इस डायोड में, उस मैक्सिमम वैल्यू में से VF वैल्यू अगर डायोड अपने अंदर रोक लिया तो उसके बाद जो बचता है वैल्यू डायोड के आउटपुट टर्मिनल पर, वो V मैक्सिमा का आउटपुट वैल्यू ये वैल्यू होगा। अब देखिए तो जो इनपुट वैल्यू दी गई है उस वह वैल्यू किसके बराबर होगा, डायोड द्वारा ड्रॉप किए हुए वोल्टेज तथा डायोड के बाहर आउटपुट जो वोल्टेज प्राप्त होता है इस वैल्यू के दोनों के योग के बराबर होगा। अर्थात इनपुट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू VF प्लस आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू, तो जो क्या होगा, अगर हमको आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना होगा तो कैसे कर देंगे, आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू मैक्सिमम इनपुट मैक्सिमम वैल्यू में से हम वोल्टेज जो ड्रॉप किया हुआ है वोल्टेज किसके द्वारा, डायोड के द्वारा उसको घटा लेंगे तो डायोड के आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू ये इस इक्वेशन से प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए जो इनपुट मैक्सिमम वैल्यू हम डायोड में देते हैं, P मैक्सिमा जो देते हैं, इसको PI वैल्यू भी कहते हैं, पीक इन्वर्स वैल्यू, PIV वैल्यू, पीक इन्वर्स वैल्यू पूछा जाता है। पीक इन्वर्स वैल्यू क्या है, तो डायोड के इनपुट टर्मिनल पर जो मैक्सिमम वैल्यू AC का जो मैक्सिमम वैल्यू दी जाती है वही वैल्यू
उस डायोड के लिए पीक इन्वर्स वैल्यू कहलाता है। पीक इन्वर्स वैल्यू कैसे निकालेंगे? आरएमएस वैल्यू को हम √2 से गुना कर देंगे तो मेरा पीक इन्वर्स वैल्यू निकल जाएगा। वही पीक इन्वर्स वैल्यू डायोड का इनपुट मैक्सिमम वैल्यू भी कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, मान लिया कि डायोड में हम मैक्सिमम इनपुट वैल्यू Vm है, आउटपुट वैल्यू Vm आउटपुट है ये। अब इस आउटपुट में आरएमएस वैल्यू कितना प्राप्त होगा और आउटपुट में एवरेज वैल्यू कितना प्राप्त होगा? जो देखिए, डायोड के आउटपुट में जितना मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होता है उस मैक्सिमम वैल्यू का हाफ वैल्यू, आधा मैक्सिमम वैल्यू बटे 2, ये वैल्यू जो होता है ये वैल्यू डायोड के आउटपुट का आरएमएस वैल्यू कहलाता है, अर्थात एसी वैल्यू कहलाता है। ठीक है। और डायोड के आउटपुट का जो मैक्सिमम वैल्यू है उस वैल्यू का 0.318 गुना वैल्यू डायोड के आउटपुट का एवरेज वैल्यू कहलाता है, अर्थात डायोड के आउटपुट का डीसी वैल्यू कहलाता है। ठीक है। ठीक है। डीसी वैल्यू, तो डीसी वैल्यू क्या होता है? डीसी वैल्यू डायोड के आउटपुट वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसमें हम अगर पाई से भाग देते हैं तो वो जो मान प्राप्त होगा वो मान डीसी वैल्यू कहलाएगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसमें 2 से भाग देंगे तो वह एसी वैल्यू कहलाता है डायोड के आउटपुट टर्मिनल का। ठीक है। अब देखिए, इसी तरह से जो करंट है, मान लिया कि टोटल करंट आई मैक्सिमा प्रवाहित हो रहा है। आई मैक्सिमा इनपुट करंट है। यही इनपुट करंट सर्किट से पता चलता है, यही इनपुट करंट आउटपुट करंट भी वही है और लोड करंट भी वही है। तो इनपुट करंट, डायोड का इनपुट करंट और डायोड का आउटपुट करंट दोनों बराबर होता है, और उसका जो मान होता है वह मान डायोड के इनपुट मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू में हम डायोड रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस के योग से भाग दे देंगे तो हमको टोटल करंट प्रवाहित कितनी होगी डायोड के इनपुट में आउटपुट में, ये इस फॉर्मूले से प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका जितना इनपुट करंट है डायोड का वही डायोड के लिए आउटपुट करंट भी होगा, जो यहाँ पर दिखाया गया है। मैक्सिमम आउटपुट करंट इक्वल टू इनपुट करंट, और वो क्या होगा? मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज बटे डायोड रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस RL के योग के से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए, इस आउटपुट जो करंट है, इस आउटपुट करंट का कितना भाग एसी करंट कहलाता है और कितना भाग डीसी करंट कहलाता है। जो एसी करंट है उसको आरएमएस करंट भी कहते हैं और डीसी करंट को हम एवरेज करंट भी कहते हैं। तो आउटपुट का जो आरएमएस करंट होगा अर्थात एसी करंट जो होगा वह आउटपुट, डायोड के आउटपुट के मैक्सिमम करंट का आधा होता है। आउटपुट साइड में जो मैक्सिमम करंट प्रवाहित होगी उसका आधे वैल्यू को हम आउटपुट का एसी करंट कहते हैं, और आउटपुट का जो मैक्सिमम करंट है उसमें पाई से भाग दे देंगे तो जो कैलकुलेटिंग वैल्यू आएगा, मतलब 0.318 इंटू मैक्सिमम करंट ऑफ आउटपुट। आउटपुट का जो मैक्सिमम करंट है उसको पाई से भाग देने पर जो वैल्यू प्राप्त होता है वह डायोड का डीसी करंट कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, इसका पावर कैसे निकालेंगे? डीसी पावर, तो डायोड के आउटपुट के लिए आउटपुट का डीसी पावर, तो आउटपुट का जो डीसी करंट है उसको लोड से गुना कर देंगे, लोड रेजिस्टेंस से गुना कर देंगे, मतलब
आई डी सी आउटपुट करंट का स्क्वायर इंटू आर एल, जो कि इस समीकरण में दिखाया गया है। मतलब आई मैक्सिमम करंट ऑफ आउटपुट बटे पाई का होल स्क्वायर इंटू आर। यह डीसी करंट निकल गया। एसी करंट निकालने के लिए जो एसी पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो डायोड के लिए एसी करंट होगा उसका स्क्वायर इनटू दोनों रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, तो डायोड रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस के योग से गुना कर देंगे तो मेरा एसी पावर निकल जाएगा, जो कि इस समीकरण में दिया गया है। इफिशियंसी, डायोड की इफिशियंसी क्या होती है, तो डायोड की इफिशियंसी आउटपुट डीसी आउटपुट, ठीक है, डीसी आउटपुट पावर और एसी आउटपुट पावर के अनुपात को ही हम इफिशियंसी कहते हैं। तो डीसी आउटपुट बटे एसी आउटपुट के अनुपात को इफिशियंसी कहते हैं। और इफिशियंसी का जो कैलकुलेटिंग मान होता है सरल करने पर जो आपको मिलेगा वह 0.406 बटे 1 प्लस आर एफ बटे आर एल। आर एफ क्या है, डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है और आर एल है लोड रेजिस्टेंस है, ये मान होता है। और इसकी मैक्सिमम इफिशियंसी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की मैक्सिमम इफिशियंसी 40.6% ही होता है। अब रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर क्या होता है, आउटपुट एसी करंट, आउटपुट एसी करंट और आउटपुट डीसी करंट के अनुपात के स्क्वायर में अगर एक घटा दिया जाए और उसका वर्गमूल निकाल दिया जाए तो यही वैल्यू उस डायोड का रिपल वैल्यू कहलाता है। तो रिपल वैल्यू का जो मान होता है वह 1.21 के बराबर होता है। तो ये सारे फार्मूले, ये सारे जो चीज टर्म्स हैं इनको याद रखना पड़ेगा। इसका न्यूनकस बनाने के लिए तो ये था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो इस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमने क्या देखा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में मैंने देखा कि जब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता है तो एसी का सिर्फ पॉजिटिव पिक ही फिल्टर होता है, नेगेटिव पिक फिल्टर नहीं होता है। सिर्फ पॉजिटिव पिक जो है एक साइकिल का सिर्फ एक पॉजिटिव पिक फिल्टर होता है, फिर नेक्स्ट साइकिल का पॉजिटिव पिक फिल्टर होता है। मतलब कंटिन्यूस डीसी हमें नहीं मिलता है। और जितना हम एसी इनपुट वोल्टेज देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, ठीक है, वो हम उस मैक्सिमम वैल्यू में डायोड द्वारा ड्रॉप किए गए वैल्यू को घटा लिया जाए तो वही वैल्यू डायोड के आउटपुट का मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। तो डायोड के आउटपुट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वह उसका दो भाग है, उसका एसी भाग कितना होगा, डीसी भाग कितना होगा। तो वोल्टेज का डीसी भाग जो होगा वह डायोड के आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू का आधा होता है और डीसी भाग डीसी पार्ट जो होता है वह मैक्सिमम वैल्यू में पाई से भाग दे देंगे, अर्थात 0.318 गुना ही मैक्सिमम वैल्यू का वो डीसी भाग होता है। करंट का भी इसी तरह से मान हो जाता है, इसी तरह से इसी वैल्यू निकलता है। अब हम आगे देखते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में ब्रिज रेक्टिफायर जो है, देखिए आप यहाँ पर आगे देखते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन का फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम एसी वेव फॉर्म का पॉजिटिव पिक और ये पॉजिटिव पिक और ये नेगेटिव पिक दोनों पिक को हम आउटपुट में पॉजिटिव पिक के रूप में ही प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अर्थात नेगेटिव पिक को भी हम ऊपर उल्टा लेते हैं, पॉजिटिव पिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। अर्थात इस फुल वेव रेक्टिफिकेशन में एसी का जो वेव फॉर्म है वह वेव फॉर्म डीसी के वेव फॉर्म की तरह प्राप्त होता है, अर्थात कंटिन्यूस डीसी मिलता है, ठीक है, जिसका डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए, ठीक है। दो डायोड D1 और D को सीरीज में जोड़ी गई है।
फिर D3 D4 को सीरीज में जोड़ी गई है, ठीक है। फिर आगे वाले भाग को शॉर्ट कर दिया गया, पीछे वाले भाग को शॉर्ट कर दिया गया है। आगे वाले भाग में DC का पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होता है और इधर वाले भाग में निगेटिव वैल्यू प्राप्त होता है, तथा इस दोनों बीच वाले जंक्शन में हम AC का इनपुट ये डालते हैं और उसके साथ लोड RL लोड लगा दी गई है। ये था आपका DC वेव फॉर्म का सर्किट डायग्राम। अब इस सर्किट डायग्राम में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, देखने की बात है कि जब मेरा D1 के इनपुट में पॉजिटिव पिक आता है, इस वैल्यू पर पॉजिटिव मान आता है, तो जब चूँकि पॉजिटिव पिक D1 द्वारा पास होने दिया जाता है और आउटपुट RL को प्राप्त होता है और वो पॉजिटिव पिक क्या होता है फिर D4 के द्वारा वापस चला जाता है वापस सर्किट में, ठीक है, पहले केस में। दूसरी स्थिति में जब ये वाला पॉइंट पॉजिटिव पिक होता है, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव पिक होता है, तो D3 जो इस पॉजिटिव पिक को पास होने देता है और वो RL लोड को क्रॉस करता वापस चला जाता है, फिर डायोड D2 द्वारा वापस सर्किट में वापस जाता है। इस तरह से फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आपको जो है कि दोनों वेव कंटिन्यूस पॉजिटिव पिक सेलेक्ट हो जाता है। इसका देखिए क्वेश्चन, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर दो डायोड, फर्स्ट केस में D1 और D4 दो डायोड सीरीज में होता है, जिसके बीच में लोड रेजिस्टेंस RL लगी हुई है, ऊपर के डायग्राम के अनुसार सब देख सकते हैं। अब इनपुट वोल्टेज जो मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट है डायोड का V मैक्सिमा जो इनपुट वोल्टेज है, यह वोल्टेज इस वोल्टेज जो वोल्टेज दी जाती है D1 में, D1 मान लिया कि VF वोल्टेज D1 ड्रॉप करता है तथा D4 जो है DF ड्रॉप करता है। तो लोड को कितना वोल्टेज मिला, तो लोड को जो वोल्टेज मिलेगा, जो इनपुट वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज दी जाती है उसमें से D1 द्वारा वोल्टेज ड्रॉप और D4 द्वारा वोल्टेज ड्रॉप को हम घटा लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो गया, तो लोड के लिए आउटपुट जो वोल्टेज VMO जो प्राप्त होता है वो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज माइनस 2VF, क्योंकि दोनों समान डायोड रहता है इसलिए दोनों द्वारा वोल्टेज ड्रॉप समान होता है, इसके दोनों आपका जो है कि जितना वोल्टेज ड्रॉप करता है वो दोनों का जोड़ के घट जाता है। ये आउटपुट वोल्टेज हो गया। अब देखिए डायोड के इनपुट में क्या है, इनपुट वोल्टेज कितना होगा, जो चूँकि इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज तो मापी नहीं जा सकती है, पीक वैल्यू मापी नहीं जा सकती है, लेकिन इसमें जो मापी जाती है RMS वैल्यू मापी जाती है, तो RMS वैल्यू को √2 से गुना कर देने से मेरा जो मान मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाता है। यही वैल्यू PIV वैल्यू कहलाता है, पीक इन्वर्स वैल्यू कहलाता है डायोड के लिए। डायोड का पीक इन्वर्स वैल्यू क्या होता है, √2 इंटू RMS वैल्यू होता है, ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू देते हैं यह वैल्यू किसके बराबर होता है, दोनों डायोड द्वारा वोल्टेज ड्रॉप, ये VF और ये VF दोनों द्वारा वोल्टेज ड्रॉप प्लस लोड के लिए जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो इसके योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आउटसाइड में हमको कितना मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा, तो जितना इनपुट वैल्यू दी गई थी उस वैल्यू में से हम डायोड द्वारा वोल्टेज ड्रॉप को घटा लेने से मेरा लोड के लिए आउटपुट वोल्टेज ये प्राप्त हो जाता है। अब लोड के लिए जो आउटपुट वोल्टेज है उस वोल्टेज का कितना सा भाग AC पार्ट्स कहलाता है और कितना सा पार्ट्स DC पार्ट्स कहलाता है। तो जो लोड के लिए आउटपुट वोल्टेज ये जो है इस वोल्टेज में √2 से भाग दे देंगे तो जो मान प्राप्त होगा वह
लोड के लिए आउटपुट एसी वोल्टेज कहलाता है। और लोड के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू को 2 से गुना करके पाई से भाग देने पर जो वैल्यू प्राप्त होता है वह लोड के लिए आउटपुट डीसी वोल्टेज कहलाता है, अर्थात 2V मैक्सिमा आउटपुट बटे पाई। इसका मतलब ये हो गया जो लोड के लिए मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट है उस वैल्यू का 70.7% वैल्यू ही एसी वैल्यू कहलाता है और उसका 63.7% वैल्यू ही डीसी वैल्यू कहलाता है, अर्थात एवरेज वैल्यू कहलाता है। अब लोड के लिए मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, तो जो करंट इनपुट करंट होगा वही करंट आउटपुट करंट होगा लोड के लिए। लोड के लिए जो इनपुट करंट होगा वो किसके बराबर होगा, मैक्सिमम इनपुट करंट के बराबर होगा और वैल्यू किसके बराबर होगा, इनपुट वोल्टेज बटे सीरीज में जुड़े हुए सारे रेजिस्टेंस। तो सारे रेजिस्टेंस कौन है, आपका RF1 प्लस RF2 प्लस लोड रेजिस्टेंस, ये तीनों रेजिस्टेंस के योग से हम भाग दे देंगे टोटल वोल्टेज इनपुट में, तो जो करंट निकलेगी वही करंट इनपुट करंट हो जाएगा, वही करंट आउटपुट करंट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसका और हम देखते हैं। अब जो करंट आउटपुट हमें मिला, जो आउटपुट करंट मिला उस करंट का कितना सा वैल्यू एसी पार्ट्स कहलाता है और कितना सा वैल्यू डीसी पार्ट्स कहलाता है। तो जो आरएमएस वैल्यू होता है, IRMS या IAC कह सकते हैं आउटपुट, वह जो होता है आउटपुट का जो मैक्सिमम करंट है, आउटपुट का जो मैक्सिमम करंट है उस मैक्सिमम करंट में √2 से भाग देने पर जो वैल्यू प्राप्त होता है वह लोड के लिए एसी वैल्यू कहलाता है, अर्थात आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% वैल्यू एसी वैल्यू कहलाता है और मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% वैल्यू एवरेज वैल्यू कहलाता है, जो कि डीसी वैल्यू कहलाता है। तो डीसी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है लोड के लिए उसको 2 से गुना करके पाई से भाग दे दी जाती है, तो वह लोड के लिए मैक्सिमम आपका डीसी वैल्यू निकल जाता है। अब पावर की बात करें तो पावर में भी 2 पार्ट्स पावर का, एक आउटपुट डीसी पावर, एक आउटपुट एसी पावर। डीसी पावर क्या होगा, तो डीसी पावर ओनली लोड के लिए कैलकुलेट होता है, तो डीसी करंट का स्क्वायर इनटू लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम अगर सरल करते हैं तो डीसी करंट IDC का स्क्वायर इनटू RL। IDC का मान क्या होता है, 2I मैक्सिमा आउटपुट बटे पाई का होल स्क्वायर इनटू RL, इससे गणना कर लेंगे। फिर एसी का जो पार्ट्स होता है आउटपुट एसी करंट का स्क्वायर इनटू सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस में कौन, RF1 RF2 प्लस RL, तो क्या हो गया IAC आउटपुट का स्क्वायर इनटू RF1 RF2 प्लस RL। इसको अगर फिर से सरल कर दिया जाए और आगे कैलकुलेट कर दिया जाए तो मैक्सिमम वैल्यू में आउटपुट मैक्सिमम करंट बटे √2 का होल स्क्वायर इनटू RF1 प्लस RF2 इनटू RL के बराबर हो जाएगा। अब इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी पहले भी हम जानते थे कि आउटपुट का डीसी पावर बटे आउटपुट का एसी पावर के अनुपात को इफिशियंसी कहते हैं। तो आउटपुट डीसी जो है बटे आउटपुट एसी जो देखा गया, इसको सरल करेंगे तो ये गणना निकल के आएगा 0.812 बटे 1 प्लस RF बटे RL, मतलब डायोड का रेजिस्टेंस बटे लोड रेजिस्टेंस में एक जोड़ देंगे। ठीक है, और इससे हम 0.812 को भाग दे देंगे तो यह एफिशिएंसी निकल जाता है। यह कैलकुलेटिंग मान है। इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है 81.2% होता है। ठीक है, आगे देखिए रिपल फैक्टर।
रिपल फैक्टर जो होता है वह रिपल फैक्टर फुल वेव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 0.48 होता है। ये रिपल फैक्टर क्या है? रिपल फैक्टर हम आउटपुट एसी करंट और आउटपुट डीसी करंट के अनुपात के स्क्वायर में एक घटा लेते हैं और उसका फिर वर्गमूल निकालते हैं, तो यह वर्गमूल वैल्यू ही मेरा रिपल फैक्टर कहलाता है, जिसकी गणना करने पर इसका मान 0.48 के बराबर होता है। तो ये था मेरा डायोड रेक्टिफिकेशन। ये डायोड रेक्टिफिकेशन था। तो डायोड रेक्टिफिकेशन दो तरह से, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब हम देखते हैं कुछ डायोड है जिसका कि सिंबल कैसा होता है, उसका चिन्ह संकेत क्या है उस डायोड का, उसको हम देखते हैं। मुख्य रूप से जो उपयोग होने वाला जो डायोड है वह यहाँ पर दिखाया गया है। तो समान रूप से जो डायोड है, ये डायोड का सिंबल ये होता है, ये एनोड है, ये कैथोड है, इधर पॉजिटिव देना है, इधर नेगेटिव देना है, तो ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। इधर पॉजिटिव देंगे, इधर नेगेटिव देंगे तो रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। ये डायोड है, ठीक है। दूसरा जीना डायोड। जीना डायोड हमेशा रिवर्स बायसिंग के लिए उपयोग किया जाता है। रिवर्स बायसिंग में इसका उपयोग होता है और इसका जो उपयोग होता है वह आउटपुट वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में होता है। वोल्टेज स्टेबलाइज करने में, कांस्टेंट आउटपुट लोड के लिए कांस्टेंट वोल्टेज मिले, जिसके लिए हम जीना डायोड का उपयोग करते हैं, जिसका चिन्ह ये होता है। तीसरा है शॉटकी डायोड, जिसका चिन्ह ये दिखा गया है। टनल डायोड ये है। वैरिकैप डायोड, जिसका ऐसा चयन होता है। आगे देखते हैं एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड में तीर का चिन्ह ऊपर दिया गया है। ये लाइट इमिटिंग मतलब इसे प्रकाश देने वाला डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड। फोटो डायोड, अगर इस पर लाइट प्रकाश पड़े, सूर्य का प्रकाश पड़े, तब यह फॉरवर्ड बायस में काम करने लगता है, तो इसलिए इसको फोटो डायोड कहते हैं। और ये देखिए डैक, ये डैक है। ये डैक जो है कि दो डायोड, एक फॉरवर्ड में एक रिवर्स में पैरेलल में लगी हुई है, तो इस कॉम्बिनेशन को ही डैक कहते हैं। डैक डायोड ही एक ऐसा है जो कि वो यूनी डायरेक्शनल नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल है। ये दोनों दिशा में काम करता है। सभी डायोड सिर्फ एक ही दिशा में करंट प्रवाहित करता है, परंतु डैक इसके अपवाद हैं जो कि दोनों दिशा में काम करता है। अंत में आपका जो है एक फोटोसेल का साइन यहाँ पे दिया गया है। ये फोटोसेल है, जिसको सोलर सेल भी कहते हैं। इस तरह से आज आपका जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट ए में 2 पार्ट था। पिछले क्लास में मैंने पार्ट फर्स्ट ए पढ़ा था, आज मैंने सेकंड ए पढ़ा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दोनों पार्ट समाप्त हुआ। और थैंक्स।